Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी हम शुरुआत करेंगे हमारे सेकंड टॉपिक को, जिसका नाम है दोस्तों कूलम्स लॉ। अभी कूलम्स लॉ शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमने जो पिछले लेक्चर में देखा, जो आपने ध्यान से देखा ही होगा, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था दोस्तों, अगर दो चार्ज है, इसे Q1 कहता हूँ, ये भी पॉजिटिव है, और ये Q2, ये भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच कुछ तो होगा केमिस्ट्री। क्या होगा दोस्तों? ये पॉजिटिव पॉजिटिव होने की वजह से, ये सेम होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे मीन्स अगर मैंने इन्हें पास में लिया तो ये क्या करेगा, ये जो चार्ज है ये इसे इधर की ओर ढकेलेगा, और ये जो चार्ज है ये इसे इधर की ओर ढकेलेगा। तो मुझे आप बताइए, फिजिक्स में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती। अभी देखो, ये पेन मैंने बस छोड़ दिया, ये नीचे की ओर चला गया। क्यों? यही हमारे न्यूटन बाबा ने देखा कि ये ऐसे क्यों हुआ, तो उन्हें पता चला कि अर्थ के अंदर ऐसा कुछ फोर्स है जो इन दोनों को, ऐसी कोई चीज़ जो फ्री स्पेस में अगर हमने छोड़ी तो वो नीचे की ओर आती है, मीन्स अर्थ के सेंटर की ओर आती है। तो बस यहाँ भी हमारे कूलम बाबा ने यही देखा कि यार दो अलग अलग चार्जेस रखो तो उनके बीच ऐसा कुछ फोर्स डेवलप होता है जो उन्हें एक दूसरे से दूर कर देता है, और अगर निगेटिव पॉजिटिव ऐसे जो अनलाइक चार्जेस रखो तो उन्हें वो फोर्स एक दूसरे के करीब ले आता है। तो ये किस वजह से होता है? तो इसे कूलम बाबा ने नाम दिया, इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कूलम बाबा ने इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और हमें बताया कि ये कैसे होता है। तो ये हमें आज कूलम बाबा की थ्योरी में कूलम बाबा के लॉ समझना है। तो देखिए, कूलम बाबा क्या कहते हैं कि ये जो चार्जेस होते हैं ना, Q1 और Q2, ये पहले तो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज यानी क्या? जो उनके बीच के डिस्टेंस के हिसाब से बहुत नेग्लिजिबल है, जिनकी वैल्यू जो है वो उनके बीच का डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि उनकी वैल्यू नेग्लिजिबल लगती है, या फिर वो ऑलरेडी बहुत छोटे होने चाहिए। मीन्स बहुत बड़े चार्ज जो होते हैं उनके बारे में ये लॉ अप्लाई नहीं होता। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो चार्जेस होते हैं दोस्तों, ये रेस्ट पोजीशन पे होने चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब क्या? एट रेस्ट। तो ये जो चार्जेस है ये सबसे पहले तो रेस्ट पोजीशन पे होनी चाहिए, उसके बाद ये पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, तब हमारा कूलम बाबा का लॉ इस पर अप्लाई करेगा। आया समझ में? तो दोस्तों ये जो है, मानो मैं एक सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन बनाता हूँ इनके दोनों के सेंटर में, इसे हम नाम देंगे R। ये है R। अभी ये जो है ये फोर्स इधर जाएगा सेंटर की ओर से, सेंटर की ही लाइन में। अभी देखो, कूलम बाबा कहते हैं कि अगर दो फोर्स एक दूसरे के पास रखे गए तो ये एक दूसरे के सेंटर की को जो लाइन ज्वाइन करती है वही लाइन में आगे की ओर मतलब जाते हैं, आगे की ओर रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। किस लाइन में दोस्तों? सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन में। आया समझ में? तो अभी देखो, कूलम बाबा क्या कहते हैं, जो फोर्स होता है ना इन दोनों के बीच वाला, ये जो F है, इधर एक F जा रहा है, मैं इसे F1 कहता हूँ, F2 कहता हूँ। तो ये जो F है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस। मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इनके दोनों के प्रोडक्ट को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यही फोर्स जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है इसके स्क्वायर को ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी आप कहोगे सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? तो देखो, अगर मैं ये चीज़ बढ़ाऊँ, अगर ये 10 की और इधर अगर मैंने, तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, 10 नहीं कहता हूँ, अगर मैंने इधर वाली चीज़ बढ़ाई तो इधर वाली चीज़ भी बढ़ेगी, इसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं?
तो मैंने अगर यहाँ वाली चीज़ बढ़ाई, तो अगर यहाँ कोई चीज़ है, मानो ये मैं एग्जांपल से बताता हूँ, A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B, यहाँ क्या होगा, ये A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो A बढ़ाया तो B भी बढ़ेगा, देखो आया समझ में। और यहाँ A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B है, तो A अगर बढ़ाता हूँ तो B जो है ये कम होगा, और A अगर मैं कम करता हूँ तो B जो है ये बढ़ेगा। ये हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये वर्ड अभी फिजिक्स में हमेशा आने वाले, तो ये कंसेप्ट भी हमें ध्यान में रखना है, समझो। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, देखो जब आप बड़े बड़े चार्ज लोगे, मीन्स चार्ज की जो वैल्यू रहेगी वो बढ़ाओगे, तो क्या होगा, उनका फोर्स जो अट्रैक्शन या रिपल्शन वाला जो फोर्स रहेगा उनके बीच वाला, वो भी बढ़ेगा। जितना बड़ा चार्ज उतना बड़ा फोर्स, आया समझ में। और जब डिस्टेंस बढ़ाओगे, दोनों के बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा कर दोगे, तो उनके बीच का फोर्स कम हो जाएगा, और आप उनके बीच की दूरी कम कर दोगे तो उनके बीच का जो फोर्स है ये बढ़ जाएगा। बस ये चीज़ें हमें समझनी है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से तो हम आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट मेजरमेंट्स। तो हम क्या करते हैं, इसे F इक्वल्स टू, यहाँ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 क्या है दोस्तों, दे आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस, और हमने यहाँ लिया है उनका प्रोडक्ट। और R क्या है दोस्तों, तो R है डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, इट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। तो दोस्तों अभी K क्या है ये भी कहानी हम आगे देखने वाले हैं, तो उसके पहले मैं कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। शायद आपको समझ में तो आ ही गया होगा, पर आप रट्टा मार लोगे, इसलिए मैं इजी वे में बताता हूँ। देखो कूलम बाबा क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन मीन्स, अगर जो, चलो मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है, सिर्फ स्टेटमेंट बताना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r मत लो, इजी वे में लिखो। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम along lying joining centers of 2 चार्जेस। बस इतना आया समझ में। अभी ये लिख लेना, सेल्फ मेड नोट्स बनाओ दोस्तों, जो आपको बहुत काम आने वाली है। आपके वर्ड्स में लिखा होता है तो आपको इजीली समझ में आता है। अगर आप कॉपी करना चाहोगे या नोट्स मांगोगे तो दूसरों की नोट्स पढ़ने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता दोस्तों। अभी मैं आपको उस के की कहानी बताता हूँ जो कि हमने पहले ही देखा था। तो ये जो कूलम बाबा का फॉर्मूला है ये बनाओ, K1 K इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R²। तो दोस्तों ये जो K होता है ना, ये K को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या हम इसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो दोस्तों ये क्या होता है, तो ये डिपेंड होता है मीडियम के ऊपर। मीन्स जो हमने चार्जेस रखे थे, छोटे छोटे चार्जेस, ये हमने कहाँ रखे थे, तो आप कहोगे सर ये तो आपने बताया नहीं। तो ये हम जिस मीडियम में रखते हैं उस मीडियम पर, उस मीडियम का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वजह से फोर्स कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो K है ये होता है उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मीन्स जिस मीडियम में हमने चार्जेस रखे हैं और जिस मीडियम में चार्जेस रख के उनके बीच के फोर्स का हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो K होता है ये कैसे फाइंड करते हैं, देखो दोस्तों ये फॉर्मूले से हम K बनाते हैं। K इक्वल्स टू, ये K फाइंड करना है, ये R² इधर आएगा, F R², और Q1 Q2 बेचारे नीचे चले जाएंगे। तो इसका जो यूनिट हुआ ये क्या हुआ बताइए जल्दी। अभी फोर्स जो है ये न्यूटन में मेजर होता है, R² मीटर में, मीटर स्क्वायर आएगा सॉरी, और ये आएगा कूलम स्क्वायर। तो इसकी कुछ वैल्यू भी होगी जो फिक्स होती है। तो ये दोस्तों एयर का जो मीडियम होता है, एयर का, उसके लिए एयर मीडियम के लिए
के जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट, के का वैल्यू जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन ऐसे फाइंड किया जाता है। उसके बाद के को ही हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, के इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। अभी आप कहोगे ये एप्सिलॉन क्या है? तो दोस्तों एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ, एप्सिलॉन 0 जो है वो है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मीन्स एयर। हम वैक्यूम एयर को एक ही मानते हैं, या फ्री स्पेस भी कहा जाता है। ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। देखो, पहला एयर, दूसरा वैक्यूम, तीसरा फ्री स्पेस। ये सभी को रिलेटिव परमिटिविटी के वक्त या कूलम्स लॉ के समय आपको एक ही मान के चलना है। इसके बीच में डिटेल में नहीं जाना है, ये समझ लो। अगर जितना डिटेल जाओगे उतना कंफ्यूज होगे, सिर्फ समझ लो पॉइंट को। देखो एप्सिलॉन 0 ये क्या है? ये है परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम या वैक्यूम मीडियम। और दोस्तों एप्सिलॉन क्या है? इट इज़ परमिटिविटी ऑफ एनी अदर मीडियम। क्या? एयर छोड़ के दूसरा कोई भी मीडियम, उसकी हम एप्सिलॉन लेंगे। तो दोस्तों ये जो के होता है इसे हम एप्सिलॉन आर भी कह सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ई एप्सिलॉन मीन्स ये ग्रीक लैंग्वेज का ई है, तो ये एप्सिलॉन जो है ये परमिटिविटी डिनोट करता है, और हमने रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करना है, तो हम क्या कहेंगे? एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है वो होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। अभी यहाँ हमें दो वैल्यूज रट लेनी है हमेशा के लिए। तो एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये जो वैल्यू होता है के का, तो ये होता है दोस्तों 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो दोस्तों ये इस पे से हमें एक चीज़ समझनी है। देखो यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये स्क्वायर आया, ये डिस्टेंस, ये यूनिट आया सॉरी, और यहाँ जो है ये 4 पाई, इतना जो पार्ट है ये कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन ये नीचे होने की वजह से यहाँ जो यूनिट है ये उल्टा किया गया है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हमें CET में या JEE नीट में आ सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। अभी ये दो जो वैल्यूज़ है ये डायरेक्टली रट लेना, बस इसके बारे में ज़्यादा सोचना मत। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा? रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है, उसका फॉर्मूला जो है वो ऐसे बनता है। रिलेटिव परमिटिविटी ऐसे फाइंड की जाती है, उसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो के होता है ना, ये भी किस लिए होता है? ये एयर या वैक्यूम मीडियम के लिए होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एयर या वैक्यूम मीडियम। अभी एयर और वैक्यूम को हम एक ही मान लेंगे। तो दोस्तों ये फाइंड करने का एक फॉर्मूला भी होता होगा, वो हम भी देखेंगे। तो दोस्तों रिलेटिव परमिटिविटी को हम फोर्स के रूप में भी फाइंड कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए हम पहले लेंगे फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एनी मीडियम। ये वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, अलग अलग मीडियम। तो ये लेंगे। अभी ये होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के जो होगा ये मीडियम का होगा, इसीलिए Km करता हूँ, और F जो होगा ये एयर का लेता हूँ, तो ये K एयर का होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो दोस्तों Km, के का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन लेता हूँ मीडियम के इसको, और यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये लेता हूँ। कुछ फ़र्क हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी मैं क्या करता हूँ दोस्तों, F मीडियम अपॉन F एयर फाइंड करना है। दोनों सेम चार्जेस को जब हमने मीडियम में रखा और दूसरी बार एयर में रखा तो क्या आएगा? देखो दोस्तों, तो ये आएगा यहाँ से यहाँ तक अपॉन हो जाएगा, वापस नहीं लिखता, ये कट पूरा कट हो जाएगा ना, सेम है। देखो हो गया, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट। बचा क्या दोस्तों? तो बच रहा है ऐसे 1/, ये 1 मैं डिलीट नहीं करता, ध्यान रखिए, ये मेरे से कट हो गया, काटने में मज़ा आ रहा था।
तो दोस्तों 1/एप्सिलॉन ये हो जाएगा ऊपर जाके उल्टा 1/एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन 0/1, ये बन जाएगा एप्सिलॉन 0/एप्सिलॉन। तो दोस्तों अभी हमने देखा था ये जो वैल्यू था ये भी के का वैल्यू था, या एप्सिलॉन आर का वैल्यू भी था। मैंने जो पहले आपको बताया पिछली स्लाइड में आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये आ गया एफ मीडियम अपॉन एफ एयर, ये भी क्या होता है, ये होता है के। तो के का वैल्यू हम ऐसे भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। आया समझ में? चार्जेस वही होना चाहिए बस, और डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। सिर्फ मीडियम अगर चेंज होता है तो हम उनके बीच का जो फोर्स है मीडियम में कितना है और एयर मीडियम में कितना है, इस पे से हम रिलेटिव परमिटिविटी को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो हम अभी पढ़ते हैं कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कूलम्स लॉ कैसे फाइंड करते हैं, कैसे वेक्टर फॉर्म के अंदर। अभी तो हमने जो देखा ये स्केलर फॉर्म था। मैं जल्द ही वेक्टर्स का जो लेक्चर है वो अपलोड करने वाला हूँ, जो आपको सेकंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स में पढ़ना है। तो यहाँ जो थोड़ी थोड़ी कंसेप्ट आपकी बच जाएगी, क्योंकि वेक्टर आपको पता अगर नहीं होगा तो जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता होगा तो उनके लिए मैं जल्द ही मैथमेटिकल मेथड्स के लेक्चर अपलोड करूँगा। तब थोड़ा सा समझ लेना, वापस यहाँ आके कंसेप्ट क्लियर कर लेना। ओके, तो दोस्तों कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बहुत देर से कूलम्स लॉ लिखा हुआ था, अभी उसे वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। तो दोस्तों मान लो ये एक Q1 चार्ज है, ये एक Q2 चार्ज है। अभी ये भी पॉजिटिव मानो, ये भी पॉजिटिव मान लो, इनके बीच का डिस्टेंस है R। तो दोस्तों अभी एक देखो, यहाँ जो फोर्स अप्लाई होगा, हाँ ये होगा F12 क्यों? तो ये फोर्स 1 चार्ज पर, ये Q1 चार्ज पर अप्लाई होने वाला फोर्स है। किसकी वजह से? तो Q2 चार्ज की वजह से, इसलिए इसे लिखते हैं Q12 बार, मीन्स 1 पर 2 की वजह से। और यहाँ क्या आएगा तो आप इजीली कहोगे ये आएगा सर F21 बार, क्योंकि चार्ज 2 पर अप्लाई होने वाला फोर्स किसकी वजह से? 1 की वजह से। तो ये हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा दोस्तों, ये है R12। R मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2। डायरेक्शन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये वेक्टर वाली चीज़ है। वेक्टर में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिन्होंने वेक्टर सीखा है उन्हें ये सब पता होगा। तो देखो ये आ गया, सही है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ का मानो मैं F12 फाइंड करना है, वो फाइंड करता हूँ। चलो आपको इजी समझ में आएगा। पहले F21 फाइंड कर लेता हूँ। तो दोस्तों F21 के लिए देखो, ये जो होगा चार्ज, ये क्या होगा, ये यहाँ के ही लगते हैं, एक ही मीडियम हम ध्यान में ले रहे हैं, एयर में है मानो के ले रहे हैं। तो यहाँ जो आएगा Q1 Q2 अपॉन R²। तो दोस्तों ये जो आएगा R12 का स्क्वायर आएगा, R12 सॉरी मैं यहाँ लेता हूँ R12 का स्क्वायर, इसे मॉड में नहीं देता। अभी मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, ये डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ एक बार दे देते हैं, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं। तो F21 जो आएगा दोस्तों, ये जो आएगा Q1 Q2 ऐसे आ जाएगा इधर। यहाँ मान लो मैं R12 का मॉड्यूलस का स्क्वायर ले लेता हूँ, और डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर जो होता है उसके हिसाब से यहाँ रख देता हूँ। देखो आ गया 1 2, ओके आया समझ में? बहुत इजी वाला पार्ट है, इजीली आप समझ लोगे। उसके बाद F12 अगर मुझे फाइंड करना है, मतलब F जो पहला चार्ज है उस पे जो
फोर्स 2 की वजह से, सेकंड चार्ज की वजह से अप्लाई होता है। तो वो फाइंड करने के लिए हमें वापस Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। अभी दोस्तों यहाँ जो अप्लाई होगा वो फोर्स, वो जो रेडियस होगी वेक्टर फॉर्म में लेते वक्त, वो यहाँ से यहाँ तक आएगी। वो क्या होगी? वो R21 होगी। तो हम क्या करते हैं, इसे K ही रखते हैं, Q1 Q2, और ये जो है यहाँ मॉड्यूलस में स्क्वायर लेते हैं। मॉड्यूलस में प्लस माइनस का कोई मायने नहीं रखता। और यहाँ जो है R21 का वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं। आया समझ में? तो दोस्तों ये जो है ये डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट है, इसलिए जो F21 होगा और F12 होगा ये एक दूसरे का माइनस होगा। और ये जो यूनिट वेक्टर है इसे मैं R12 गलती से बना दिया, यहाँ इसको कैप दे देते हैं। देखो ये पॉइंट हमें समझ में आ गया। वेक्टर फॉर्म कैसे होता है? तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने स्केलर फॉर्म में देखी उसे बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के दिया गया है, पर आप इतना सा टॉपिक ध्यान में रखिए, आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये है दोस्तों वेक्टर्स फॉर्म। अभी हम यहाँ के कुछ प्रॉब्लम लेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लेंगे, उसके बाद दोस्तों लेंगे हम न्यूमेरिकल्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ये हर चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर मैंने पूरा लेक्चर एक साथ दे दिया तो आप क्या करोगे, बाकी पार्ट स्किप कर दोगे और फिर वो कंसेप्ट आपको जो 12th में लगने वाली है तो वो समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.